वेलकम बैक टू देव कोचिंग बच्चों। देव कोचिंग की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 10 के विज्ञान विषय के अंतर्गत जो उसमें चैप्टर 1 है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसका अध्ययन कर रहे हैं और इस चैप्टर से संबंधित लगभग 7 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आप उन सभी को एक बार देखें और आज हमारा जो है इस चैप्टर का अंतिम वीडियो है। यह चैप्टर समाप्ति की ओर है। इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या पढ़ा एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं। सबसे पहले आपने इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा था, फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जिसमें आपने विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ा, जिसमें संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। इन सारी अभिक्रियाओं को परिभाषा सहित, डिफिनीशन सहित एंड विथ एग्जाम्पल हमने क्या किया, स्टडी किया। उसके बाद से हमने क्या पढ़ा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इन विच वी स्टडीड अबाउट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जिसमें हमने अभिकारक और रिएक्टेंट को क्या किया, स्टडी किया। और हमने जाना कि हाउ कैन वी बैलेंस्ड ए अनबैलेंस्ड इक्वेशन, कैसे हम असंतुलित समीकरण को हम संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, आज उसी संदर्भ में 2-4 और समीकरण हैं जिसको मैं संतुलित करने जा रहा हूं। बच्चों, समीकरण को संतुलित करने के लिए जब परीक्षाओं में क्वेश्चन दिए जाते हैं तो 2 तरीके से दिए जाते हैं। या तो रासायनिक समीकरण लिख के दिया जाएगा और उसको संतुलित करने के लिए कहा जाएगा, या एक ये फॉर्मेट है शब्द समीकरण, इसको कहते हैं बच्चों शब्द समीकरण। क्वेश्चन क्या रहेगा, फर्स्ट यू चेंज दिस वर्ड इक्वेशन इनटू केमिकल इक्वेशन और आफ्टर दैट यू बैलेंस्ड दिस इक्वेशन। मतलब क्या कहा जाएगा कि शब्द समीकरण को आप क्या करिए, रासायनिक समीकरण में परिवर्तित कीजिए और तब न उसको बैलेंस करेंगे। तो हमारे लिए समस्या क्या होती है कि जो लिखा है पहले उसके फार्मूले हम लिखेंगे तभी तो पता चलेगा कि बैलेंस है कि नहीं है। तो आइए मैं सिखाता हूँ। कुछ फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों। आप क्लास 10 की स्टूडेंट हैं और बोर्ड स्टूडेंट हैं, ठीक है, इसीलिए यह कहना बिल्कुल अनुचित नहीं होगा कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा ताकि आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक ला पाएँ। फार्मूले याद करने का प्रयास करिए, लिख लिख के याद करने का प्रयास करिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत काम आता है। आइए देखते हैं। आज मैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अंतिम लेक्चर, अंतिम वीडियो आपको दे रहा हूं, जिसमें चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी और समीकरण ऐसे दे दिया जाता है वर्ड में और कहा जाता है कि इसको समीकरण को संतुलित कीजिए। सबसे पहला समीकरण क्या है, बेरियम क्लोराइड। आपको पता होना चाहिए बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है Ba से बेरियम और क्लोराइड का सूत्र होता है बच्चों Cl2। थोड़ा सा और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। बेरियम का सूत्र होता है Ba और क्लोराइड का सूत्र होता है Cl2। तो बेरियम क्लोराइड हो गया, ठीक। प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का होता है K2SO4, ये है पोटेशियम सल्फेट। चेंज हो रहा है, इन्होंने साफ साफ बोला बेरियम सल्फेट है, बेरियम का संकेत Ba और सल्फेट का SO4, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का K और क्लोराइड का Cl, पोटेशियम क्लोराइड। ये तो मैंने अभी शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में चेंज किया है। अब बैलेंस करने चला जाए, देखा जाए बैलेंस है कि नहीं है। अगर हम अभिक्रिया होने से पहले, मतलब इस तीर के निशान से पहले देखें तो बेरियम की पूरे परमाणु की संख्या 1 है और यहाँ पे बेरियम की पूरे परमाणु की संख्या क्या है, 1 है। ये बैलेंस है। अगर हम एरो के फिर बाएं देखें तो पूरे बाएं साइड में क्लोरीन के परमाणु की संख्या 2 है, लेकिन बच्चों दाहिने साइड में क्लोरीन के परमाणु की संख्या क्या है, 1 है। तो मैंने आपको सिखाया था कि परमाणु की संख्या 2 करने का क्या तरीका है, 1 है, इसको 2 करने का क्या तरीका है, इसके आगे मैं क्या रख दूं, 2, तो क्लोरीन की संख्या क्या हो जाएगी, 2, यहाँ 1 है और आगे वाले डिजिट से यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। आगे बढ़िए, पोटेशियम की संख्या कितनी है, 2, यानी K की संख्या 2 है और इधर देखिए 2 हो गया, यानी हमने जो 2 रखा था वो इसको भी बैलेंस किया।
आगे बढ़ते हैं। सल्फर, पूरे लेफ्ट साइड में अगर हम सल्फर देखें तो एक परमाणु है, पूरे राइट साइड में सल्फर देखें तो एक परमाणु है। नंबर आता ऑक्सीजन का, अगर पूरे हम लेफ्ट साइड में देखें ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या तो 4 है, और इधर देखिए तो ये भी क्या है, 4 है। तो इस तरह से हमारा यह समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो पहले हमने क्या किया, हमने शब्द समीकरण को किस में चेंज किया, रासायनिक समीकरण में, फिर इसको हमने संतुलित किया अनुमान विधि से। हमने वहाँ 2 रखा हुआ, क्या रखा हुआ, 2 रखने से संतुलित हो गया, जो नहीं था तो असंतुलित था। आइए नेक्स्ट रिएक्शन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का होता है सूत्र बच्चों ALU। कॉपर क्लोराइड का क्या होता है, यहाँ पर हम देख लेंगे, कॉपर क्लोराइड का हो जाएगा CuCl2, क्या हो जाएगा, CuCl2। फिर आ रहा है यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का होता है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, कॉपर का सिंबल है Cu। ये मैंने अभी शब्द समीकरण को उसके सिंबल के साथ नोट कर दिया, रासायनिक समीकरण लिख दिया। अब बैलेंस करते हैं। देखिए पूरे एरो के लेफ्ट साइड में एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है परमाणुओं की, 1। इधर भी एल्यूमिनियम के परमाणु की संख्या कितनी है, 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉपर की संख्या कितनी है, 2, और इधर कॉपर की संख्या कॉपर की संख्या 1, यहाँ कॉपर की संख्या कितनी है, 1, ये भी ठीक है। क्लोरीन की संख्या यहाँ कितनी है, 2, और यहाँ क्लोरीन की संख्या कितनी है, 3। तो ये बताइए, ये 2 है और ये 3 है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि दोनों कॉमन नंबर पे आ जाए। तो अगर मैं यहाँ 2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 3 है, तो मैं अगर इसके आगे 2 का गुणा कर दूँ तो 2 तियाँ 6, क्लोरीन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 तियाँ 6, और यहाँ क्लोरीन कितना, 2। तो यहाँ पे अगर मैं 3 का गुणा कर दूँ तो यहाँ भी क्लोरीन कितना हो गया, 6। लेकिन बच्चों अब कॉपर डिस्टर्ब हो गया, कॉपर की संख्या कितनी हो गई, 3। तो यहाँ कॉपर कुछ नहीं था, तो कॉपर के आगे क्या लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, यानी कॉपर भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब चेक करिए, एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम 2। बच्चों हम जब क्लोरीन को बैलेंस कर रहे थे तो एल्युमिनियम संख्या 2 रखे थे ताकि ये 2 तियाँ 6 हो जाए। तो एल्युमिनियम में 2 इधर है और इधर 1 भी नहीं है, 1 है, इधर 2 का गुणा कर दीजिए, तो एल्युमिनियम 2 हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया। कॉपर 2 हो गया, कॉपर 3 हो गया, कॉपर 3 हो गया। क्लोरीन का देखिए तो 3 दूनी 6, 2 तियाँ 6, यानी ये भी समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नई चीज़ हमने कहाँ का रखा, यहाँ एक नया चीज़ रखा मैंने, यहाँ भी रखा डिजिट, यहाँ रखा और यहाँ, यानी हमने ये सब अंक नए रखे हुए हैं जिसकी वजह से ये संतुलित हो गया। सी, तीसरा क्वेश्चन आते हैं, जिंक। जिंक का सिंबल ये है, सिल्वर नाइट्रेट का सिंबल है, Ag से सिल्वर होता है और नाइट्रेट का होता है NO3, सिल्वर नाइट्रेट। फिर ये बदल गया किस में, जिंक, ये होता है जिंक, और नाइट्रेट को ऐसे लिखते हैं बच्चों, NO3 का होल ट्वाइस। ये सूत्र है जिंक नाइट्रेट का, जिंक इन ब्रैकेट NO3 एंड यहाँ पे होल ट्वाइस हो गया, प्लस सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या है, Ag। ठीक है, आइए चेक करते हैं। इन लेफ्ट साइड द एटॉमिक एटम ऑफ जिंक इज 1 एंड इन राइट साइड एटम ऑफ जिंक इज 1। ठीक है, ये संतुलित है। लेफ्ट साइड में क्या होगा, सिल्वर के एटम कितने हैं, 1, सिल्वर के कितने परमाणु दिख रहे हैं, 1। यहाँ सिल्वर के कितने परमाणु दिख रहे हैं, 1 दिख रहे हैं। यहाँ देखिए नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 1। यहाँ नाइट्रोजन का कितना परमाणु है, अंदर 1 और बाहर 2 है, तो 2 का गुणा है तो 2 है। तो जब नाइट्रोजन 2 है तो इसको भी क्या कर लीजिए, आप आगे रख दीजिए 2, तो नाइट्रोजन भी कितना हो गया, 2। लेकिन बच्चों अब Ag कितना हो गया, 2, तो Ag 2 गया तो यहाँ रख दीजिए ना, सिल्वर भी 2, नाइट्रोजन भी 2, यहाँ भी नाइट्रोजन 2। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 3 जा 6। यहाँ देखिए ऑक्सीजन अंदर कितना है, 3, और बाहर कितना है, 2 पावर, तो 2 तियाँ क्या हो जाएगा, 6। यह हमारा समीकरण बैलेंस हो गया। हमने क्या नया रखा है, 2 यहाँ बैलेंस करने के लिए रखा है और यहाँ बैलेंस करने के लिए हमने 2 रखा हुआ है। ठीक है, लास्ट इक्वेशन देखते, लास्ट शब्द समीकरण देखते हैं। मैग्नीशियम का बच्चों सिंगल होता है Mg, सिंबल होता है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, चेंज इनटू मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 को कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, प्लस हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। आइए बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम की संख्या एरो के लेफ्ट साइड में 1 है, यहाँ पे 1 परमाणु है, बैलेंस है। हाइड्रोजन की संख्या एरो के साइड लेफ्ट में 1 परमाणु है, इधर 2 है, तो अनुमान विधि से यहाँ क्या रख दीजिए, 2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2।
अब क्लोरीन की संख्या देखिए, क्लोरीन की संख्या 2 हो गई। अब यहाँ भी क्लोरीन कितना है, 2 है। तो इस तरह से समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, बड़ी आसान भाषा में आपको समझाया गया, आप इसको प्रैक्टिस करिए, बार बार देखिए, और ऐसे नहीं आएगा। यहाँ देखने से आपको लग रहा होगा बड़ी आसान है ना, मैंने तो कह दिया, लेकिन आप क्या करेंगे, आप ट्राई करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, और अपने मन से जब जांच करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ मुझे आ रहा है। ठीक है, तब आप कॉन्फिडेंस में आएंगे अपने आप। ठीक है, तो मेहनत करिए। इस चैप्टर का आज अंतिम लेक्चर था और 8 लेक्चर लगे इस चैप्टर को समाप्त करने में। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको इस चैप्टर को बता रहा था ताकि ये पहला चैप्टर था और आप समझें इसको बेहतर तरीके से। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो आपके साइंस विषय का है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। वो भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक, जितने भी लेक्चर्स हैं इस वीडियो के, इस चैप्टर के, पहले चैप्टर के, उनको आप सिस्टमेटिक तरीके से देखिए। बीच में तीसरा, चौथा, पांचवा लेक्चर ओपन करके मत देखिएगा। 1 2 3 4 जब आप सिस्टमेटिक देखेंगे तो आप एक कंप्लीट नोट बना पाएंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जो आपकी बुक में दिया गया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इससे बाहर आएगा। ठीक है, तो आप रिवाइज करिए, इसको देखिए, समझिए और नोट्स बनाइए। क्या बनाइए, नोट्स बनाइए। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।